हेलो एंड वेलकम बैक टू विक्स कुरान। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में कि नया पार्टनर जब गुडविल लेके आता है उसके कुछ केसेस पढ़े थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को समअप करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में। इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपको पूछे जा सकते हैं, तो आज रिवोल्यूशन अकाउंट को हम डिस्कस करेंगे। कुछ और चीज़ें भी हैं दोस्तों जो मुझे नहीं लगता कि आपको पूछी जाएंगी, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा डीप प्रैक्टिकल वर्क की ज़रूरत है, तो इसलिए उनको मैं अवॉइड करूँगा। तो दोस्तों, रिवोल्यूशन अकाउंट सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और कि आज के सेशन में जो मैंने लास्ट वीडियो में एमसीक्यूज़ आपको दिए थे उनके आंसर्स भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिवोल्यूशन अकाउंट। दोस्तों सबसे पहले रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? रिवोल्यूशन का मतलब होता है दोबारा से वैल्यूएशन करना। री मतलब दोबारा से वैल्यूएशन करना। किन चीज़ की वैल्यूएशन दोबारा की जाती है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ की। तो कब कब रिवोल्यूशन की जाती है पहले मैं वो क्लियर कर दूं। दोस्तों, जब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं या जब भी हमारे पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तब हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम अपना प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज करें खुद से ही, पार्टनर खुद ही डिसाइड करके अपनी प्रॉफिट शेयर रेशो को चेंज कर लें, या फिर जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है या कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है, उस केस में भी हमारी जो प्रॉफिट शेयर रेशो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बढ़ता था अब वो 3 लोगों में बटेगा। अगर पहले 3 लोगों में बढ़ता था तो अब 4 लोगों में बटेगा, तो उस केस में भी हमारी प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज होती है। या फिर जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो एक पार्टनर कम हो जाता है, तो पहले मान लो अगर 3 लोगों में प्रॉफिट बढ़ता था तो 2 लोगों में बटेगा। ये हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर लेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। या फिर किसी की डेथ पे भी हमें प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज होती है। तो इन सब केसेस में जब हमारी प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज होगी तब हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इस पे एक एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट कब बनाया जाता है, तो उसमें आपको केसेस दे देंगे। तो मे बी शायद दे दें रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ एंड ऑल ऑफ अबव, तो आपने ऑल ऑफ अबव का टिक कर देना है। तो इस तरह से आपका एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है या एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो हम रिवोल्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें क्यों रिवोल्यूशन करनी है, तो उसके बारे में आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करना है। रिवैल्यूएट का मतलब हमें वैल्यू देखनी है कि जब एक नया पार्टनर आ रहा है उस वक्त हमारे एसेट्स की क्या पोजीशन है और लायबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है। हमारे एसेट्स पहले से कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं या पहले से कितने ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं। यानी जब हमने बिज़नेस शुरू किया था तब से लेके जब नया पार्टनर आया हमारे एसेट्स की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हुई या फिर कितनी डिक्रीज़ हुई। और इसी तरह हमारी जो लायबिलिटीज़ थी जब हमने बिज़नेस शुरू किया वहाँ से लेके जब नया पार्टनर आया तब हमारी लायबिलिटीज़ कितनी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हुई। तो दोस्तों, अगर मान लो हमने ए और बी ने एक बिज़नेस शुरू किया था और उस बिज़नेस को शुरू करते हुए उनको 5 साल हो गए हैं, 5 ईयर्स हो गए हैं उनको वो बिज़नेस शुरू किए हुए। अब 5 साल के बाद अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो ऑफ कोर्स हमारे जो एसेट्स और हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं वो जो 5 साल पहले थे उनके मुकाबले चेंज हो चुकी होंगी, या तो वो बढ़ चुकी होंगी या कम हो चुकी होंगी। एक चीज़ तो पक्का होगी, या हो सकता है बराबर भी हों। तो अब वो वही चीज़ देखने के लिए कि कितने एसेट्स बढ़े और कितनी लायबिलिटीज़, हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों बनाने की ज़रूरत है? दोस्तों, सिंपल सा रीज़न है कि अगर 2 पार्टनर्स को बिज़नेस शुरू किए हुए 5 साल हो गए, मैं एक एसेट की एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ करो कि जब इन्होंने बिज़नेस शुरू किया तो इन्होंने एक शॉप खरीदी थी और उस वक्त शॉप की वैल्यू थी 2 लाख रुपए। लेकिन 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स अब इस शॉप की वैल्यू मान लो हो गई है 5 लाख। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो हमारी जो शॉप की वैल्यू है वो 3 लाख रुपए इंक्रीज़ हुई है। ये 5 साल के बाद, यानी जब हम नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में ले रहे हैं। तो उस वक्त हमारी जो शॉप की वैल्यू थी वो 5 लाख थी, जब हमने बिजनेस शुरू किया तब 2 लाख थी। अल्टीमेटली इट मीन्स कि उस शॉप की वैल्यू या उस फिक्स एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई। अब ये जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई ये उस टाइम की है जब मान लो ए और बी पार्टनर हैं, जब ए और बी पार्टनर थे। तो सीधी सी बात सिंपल दोस्तों ये है कि अगर कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है
उस टाइम पे जब ओल्ड पार्टनर्स थे यानी ए और बी पार्टनर थे, तो उसका जो भी बेनिफिट है वो ए और बी को ही मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब अगर इस एसेट की वैल्यू 2 लाख से 5 लाख हुई और अगर हम सी को भी वो बेनिफिट दे दें तो अल्टीमेटली सी को 3 लाख रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन सी तो अब आया है जब उसकी वैल्यू 5 लाख है, तो सी की कोई भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हम यहाँ से देखेंगे 5 लाख से जो आगे इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे सी ने हमें ज्वाइन किया तो यहाँ से उसको वो शेयर मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमें वो जो 3 लाख वैल्यू इंक्रीज हुई है वो किसका है, वो ए और बी का शेयर है, वो ए और बी का प्रॉफिट है, तो वो ए और बी को ही जाएगा। इसी तरह अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी हुई है तब भी सी के आने से पहले जो वैल्यू डिक्रीज हुई वो भी ओल्ड पार्टनर्स के लिए लॉस है, तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा जो भी उनकी शेयरिंग रेशो होगी। सेम केस लाइबिलिटीज़ में है। अगर लाइबिलिटीज़ भी इन 5 सालों में जब ए और बी पार्टनर थे, फर्स्ट से लेके 5 ईयर तक, अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो वो भी किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की, और अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो उसका बेनिफिट भी ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा। लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद जब सी ने ज्वाइन कर लिया उसके बाद कोई भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसमें सी का शेयर भी होगा। बट जब तक सी पार्टनरशिप में नहीं है, कोई भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, उन चीज़ सबका बेनिफिट या फिर लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को होगा, क्योंकि वो उस ड्यूरेशन में हुआ जब ओल्ड पार्टनर्स सिर्फ 2 ही थे। तो अब जब नया पार्टनर आया तो हम उसको वो बेनिफिट या लॉस पास ऑन नहीं कर सकते। अगर हमें कोई बेनिफिट हुआ, हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ओल्ड पार्टनर्स की है, और अगर डिक्रीज हुई है तो भी ओल्ड पार्टनर का ही लॉस है। तो वो जो बेनिफिट या फिर लॉस है हम नए पार्टनर को नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि कितने हमारे एसेट्स हैं इंक्रीज हुई, कितने एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई। तो उसको नेट हम अपना प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस निकलता है वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में वो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर बनता है, तो उनको हम ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटेंगे। और जब सी आ जाएगा तो उसके बाद, सी के आने के बाद जो भी एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होंगी उसमें सी का भी उतना ही शेयर होगा जितने शेयर के लिए वो पार्टनरशिप फॉर्म में उसने ज्वाइन की है। तो अब हम समझते हैं कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कैसे है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। आपको याद होगा नॉमिनल अकाउंट में हम अपने एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक तरह का आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो अब इसको बनाना कैसे है दोस्तों, आपको जैसे मैंने अभी कहा कि जो नॉमिनल अकाउंट है इसमें हम अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम और गेन रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं वो सारे के सारे आपको पता है डेबिट साइड में आते हैं, क्योंकि रूल था ना डेबिट ऑल एक्सपेंस, ये आपने सबने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया है आपको। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और लॉस डेबिट में लिखे जाते हैं और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और जो भी इनकम्स या गेन्स होती हैं वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये आपको याद होगा। तो यही रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। जितने भी लॉसेस हैं वो हमने डेबिट साइड में लिख देने हैं, जितनी इनकम या गेन्स हैं वो हमने क्रेडिट साइड में लिख देने हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना इट इज़ ए लॉस फॉर ए फर्म, तो लॉस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिक्रीज इन एसेट्स की डिक्रीज हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैंने कहा था क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड लिखेंगे। इंक्रीज इन एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पहले एक एसेट 2 लाख का था, एक एसेट पहले 2 लाख का था, अब वो 1,50,000 का रह गया या 1 लाख रुपए का रह गया। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि 1 लाख उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज है तो आपने डेबिट साइड में लिख देना है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 2 लाख से 3 लाख हुई, इट मीन्स 1 लाख रुपये वैल्यू इंक्रीज हुई, तो अपने क्रेडिट साइड में लिख देना है, क्योंकि रूल सेज कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। पहली चीज़ तो मैंने कहा था हमने इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ही रिकॉर्ड करना है। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। अगर लाइबिलिटीज़ में उल्टा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी की इंक्रीज डेबिट साइड में और डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में। अब लाइबिलिटी की इंक्रीज, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लॉसेस हैं,
सिंपल सी बात है, हम लॉसेस अगर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो एसेट्स की डिक्रीज लॉस, आपको पता है कभी भी हमारा एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमारे लिए एक लॉस है। लेकिन इसी तरह लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जब भी इंक्रीज होगी वो भी एक लॉस है। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर मैंने किसी का 10,000 रुपये देने थे विद इंटरेस्ट और मैंने उसका इंटरेस्ट नहीं दिया, तो मुझे जो एक्स्ट्रा उसको देना पड़ा इंटरेस्ट चार्जेस 10,000 के साथ, मान लो मुझे 1,000 रुपये उसको इंटरेस्ट का भी देना पड़ा, तो मेरी टोटल लाइबिलिटी मेरी कितनी हो गई 11,000 कि 10,000 तो जो मैंने उससे लिया हुआ था वो देना है, प्लस मैंने जो उसको इंटरेस्ट भी देना है। तो लाइबिलिटीज़ आपकी जब भी इंक्रीज होती हैं तो एक तरह का आपको लॉस है, क्योंकि 10 के बजाय आपको अब 11,000 पे करना है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज इट मीन्स कि वो लॉस है। और इसी तरह अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो हमारा गेन है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हमने किसी को 5,000 रुपये देने थे, हमारी वो लाइबिलिटी थी, लेकिन जिसको हमने पैसे देने हैं, जो क्रेडिटर है हमारा, मान लो उसने हमसे 5,000 नहीं लिया, उसने हमसे 4,800 रुपीज़ लिए, तो हमारी लाइबिलिटी 200 रुपीज़ क्या हो गई डिक्रीज़, कि 200 रुपये हमने उसको कम दिए। तो जब 200 रुपये हमने उसको 200 रुपीज़ हमने कम दिए, इट मीन्स हमारे लिए वो 200 रुपये बच गए, हमारे लिए गेन है। तो लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड में आएगी। तो आपको कंसेप्ट समझना है कि क्यों डिक्रीज इन एसेट डेबिट साइड में और इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट साइड में आएगी, क्योंकि दोनों ही केस में ये लॉस है। और क्यों इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आएगी, क्योंकि दोनों ही केस में ये गेन है। और एक चीज़, जितनी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, दोस्तों ये भी बता दूं, ये भी आपकी डेबिट साइड में आएंगी, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ का मतलब ऐसी कोई लाइबिलिटी जिसका आपकी बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपकी जो बुक्स हैं उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जब हम कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को भी रिकॉर्ड करेंगे तो अल्टीमेटली लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। हमारी बुक में, हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से सपोज करो कि 20,000 की लाइबिलिटीज़ थी, बाद में हमें कहीं पता चलता है कि कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ भी हैं जिनकी वैल्यू 3,000 है, तो अल्टीमेटली टोटल कितनी होगी हमारी लाइबिलिटीज़, 20,000 थी पहले, 3,000 की अनरिकॉर्डेड जिसका कोई पहले रिकॉर्ड नहीं था, कुल मिला के हमारी 23,000 की लाइबिलिटीज़ हुई। तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई, तो अल्टीमेटली मैंने बताया इंक्रीज इन लाइबिलिटी हम डेबिट साइड में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये लॉस है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आएंगी। इसी तरह कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी होते हैं जिनका हमारे बैलेंस शीट या बुक्स में कोई रिकॉर्ड कई बार नहीं होता, तो ऐसे एसेट्स को हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलेंगे। तो वही केस में ले लेता हूँ कि अगर मान लो हमें पता है कि हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से या हमारी बुक्स के हिसाब से 50,000 के एसेट हमारी फर्म के पास हैं, और बाद में पता चलता है कि 5,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट भी है, तो इट मीन्स हमारे एसेट्स 55,000 हो जाएंगे। अल्टीमेटली एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज इन एसेट हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी उसी का हिस्सा है, वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब इसमें फिर क्या करना है, जब आपने जितनी भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, बेसिकली आपको ये प्रैक्टिकल पार्ट तो करना नहीं है, क्या पूछा जाएगा वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एमसीक्यूज में कि इनमें से क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपने सारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज, लाइबिलिटी की इंक्रीज डिक्रीज और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड एसेट्स सारे रिकॉर्ड कर लिए, तो आपकी कोई भी एक साइड बड़ी हो सकती है। अगर ये वाली साइड बड़ी है क्रेडिट वाली, ये गेन वाली साइड है, अगर आपका गेन ज़्यादा है इट मीन्स अगर गेन ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम है तो आपको प्रॉफिट है। तो अगर ये वाली साइड बड़ी है क्रेडिट साइड, तो हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, राइट। और अगर ये वाली साइड बड़ी है, कोई भी बड़ी हो सकती है, तब हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट हो या लॉस, ये ओल्ड पार्ट्स में बटेगा, आपको याद रखना है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि एमसीक्यूज़ की, कि आपको ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको क्या पूछ सकते हैं कि अगर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा रिवैल्यूएशन में, वो कौन से पार्ट्स में बटेगा, ओल्ड पार्ट्स में बटेगा या न्यू पार्ट्स में बटेगा। तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये किनको बटेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को। किनको बटेगा लॉस, ओल्ड पार्टनर को। तो आपको ये याद रखना है कि रिवैल्यूएशन के वक्त हमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्ट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मैंने अभी बताया क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले हमारे जितने भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं उनकी हमने रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है तो ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स में किस रेशो में बटेगा, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ओल्ड रेशो में बटेगा, न्यू रेशो में बटेगा, कैपिटल रेशो में बटेगा या नन ऑफ दिस। तो आपको याद है कि ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में बटेगा,
ये भी आपको याद रखना है ओल्ड रेशो में। तो ये 2 MCQs आपको पूछे जा सकते हैं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, ये ओल्ड रेशो में ही बटेगा। तो एक MCQ इसमें से ये बन सकता है कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो किन पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में या सभी पार्टनर्स में या न्यू पार्टनर्स में। तो आपका आंसर होना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स में। और किस रेशो में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में या नन ऑफ दिस, तो किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये 2 MCQs आपके इसमें से बन सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो ये है रिवोल्यूशन अकाउंट। इसके साथ ही दोस्तों हमें इन क्वेश्चंस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, जो मैंने आपको पार्टनरशिप में जो बेसिक कंसेप्ट थे उसमें बताया था किस तरह से बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर बैलेंस शीट हमें करनी होती है, बट वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन है, बहुत ज़्यादा डीप है। इतना डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें जो चाहिए JKSSB का जो अपने पेपर देना है अकाउंट का, हमें जो चाहिए हमें वो काफ़ी सारा इसमें से मिल चुका है। बाकी आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। रिवोल्यूशन अकाउंट सीख लिया। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं कि नए पार्टनर के आने से पहले अगर पुरानी फर्म में कोई प्रॉफिट है या कोई रिजर्व है, आप याद रखो कि नया पार्टनर जब हमारी फर्म को ज्वाइन कर रहा है, तो नए पार्टनर के आने से पहले अगर हमारे पास कोई रिजर्व पड़ा है, रिजर्व आपको पता है किसे कहते हैं, रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो हम फ्यूचर के लिए रख लेते हैं। मान लो हमें 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये हमने अपने फ्यूचर के लिए रख लिए। अब एक नया पार्टनर आ गया तो वो जो रिजर्व 20 रुपये है वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। तो कहने का ये है, मतलब ये है दोस्तों कि नए पार्टनर के आने से पहले अगर फर्म में कोई भी प्रॉफिट या फिर रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि वो उन पार्टनर्स का कमाया हुआ प्रॉफिट या फिर रिजर्व है, उसमें नए पार्टनर की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, इसलिए उसको कोई शेयर उसमें नहीं दिया जाता। ये आपको याद रखना है। तो ये था रिवोल्यूशन अकाउंट। अब दोस्तों इसमें कुछ मैंने यहाँ पे MCQs के क्वेश्चन लिखे हैं, ये आप करोगे, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर दूंगा और इसी से रिलेटेड है। मैं रीड कर देता हूँ एक बार। रिवोल्यूशन अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ दिस। मैंने आज के वीडियो में बता दिया ये क्या है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। सेकेंड MCQ इज ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। जब नए पार्टनर की एडमिशन होती है और एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट कहाँ पे करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट में करते हैं, एसेट अकाउंट में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में करते हैं या नन ऑफ दिस। थर्ड इज सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इक्वल टू, ये रिवोल्यूशन का नहीं है, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो मैंने बताई थी आपको, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये उससे रिलेटेड है। तो सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस किसके बराबर होता है, न्यू शेयर के बराबर, उनके ओल्ड शेयर के बराबर, या न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए, आई होप आपको पता होंगे ये। नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन इज ट्रांसफर टू डैश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट या लॉस जो होता है रिवोल्यूशन पे हम उसको ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या नन ऑफ दिस। ये भी आज के इस सेशन में मैंने बता दिया। तो देखिए आप कितने इसमें से MCQs निकल रहे हैं। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू, ये भी मैंने आज बताया है कि जनरल रिजर्व जो है जब एक नया पार्टनर आता है या नया पार्टनर की एडमिशन होती है उसमें जो जनरल रिजर्व है उसको हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, ऑप्शन इज रिवोल्यूशन अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या रिलेशन अकाउंट में। इसमें हिंट दे देता हूँ फ्रेंड्स कि जितने भी हमारे प्रॉफिट या लॉस होते हैं ये सारे के सारे आपको याद होगा, मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी हमारे प्रॉफिट या लॉस होते हैं फाइनली इनकी जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पे जाके रिकॉर्ड होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जितने भी चाहे ये प्रॉफिट है ये भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, या जितने भी तरह के बाकी प्रॉफिट या लॉस हैं वो सारे के सारे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कुछ MCQs थे, आई होप ये आपको समझ आ गए जो मैंने आज का रिवोल्यूशन अकाउंट बताया इसी से रिलेटेड थे। तो ये आप सॉल्व करें, इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो कल के जो मैंने MCQs दिए थे मैं उनके आंसर्स आपको बता रहा हूँ। किसी को अगर चाहते हो कि मैं डिटेल में आऊँ इन MCQs पे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। कल के वीडियो में जो पहला MCQ था वो था X एंड Y आर पार्टनर इन 2:1 रेशो, C इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। द न्यू रेशो कहता है X और Y पार्टनर है 2:1 की रेशो में, C एक नया पार्टनर है जिसका शेयर 1/6 है, और कहा कि न्यू रेशो बताओ। उसमें ऑप्शन है A 5:3:2, B 2:1:3, C 2:1:1 एंड D 10:5:3। तो राइट आंसर इज D 10:5:3। सेकेंड इज व्हेन न्यू पार्टनर्स पेज फॉर गुडविल इन कैश द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन फर्म्स बुक टू। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में देता है तो हम फर्म की बुक में किसको डेबिट करते हैं। तो जो ऑप्शंस थी वो थी गुडविल अकाउंट,
कैश अकाउंट, बी इज कैश अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज बी कैश अकाउंट। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, नया पार्टनर जो गुडविल का शेयर लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। एसेट अकाउंट, एसेट्स बोलते हैं, प्रॉफिट बी इज प्रॉफिट, सी इज प्रीमियम, डी इज लॉस। तो आंसर इज सी यानी प्रीमियम। गुडविल ब्रॉट इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर किस रेशो में शेयर करते हैं, ये भी मैंने बताया था। आंसर इज ए इज न्यू रेशो, बी इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, सी इज इक्वल रेशो, डी इज कैपिटल रेशो। सो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो राइट आंसर इज बी। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन एसेट इज शोन ऑन, कहता है जब नया पार्टनर की एडमिशन होती है उसमें जो एसेट्स की इंक्रीज़ है उसको हम कहाँ शो करते हैं, तो ये तो आज भी मैंने करवाया, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और नन ऑफ दिस। तो एसेट्स की जो इंक्रीज़ है क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन एसेट कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ये तो आज मैंने बता ही दिया। सो बी इज़ द राइट आंसर लास्ट वाले का। तो ये थे MCQs लास्ट वीडियो के। इस वीडियो के जो MCQs हैं ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दे देना, जिसको नहीं समझ आएगा वो भी लिख देना कि कौन सा आपको किस में क्या डाउट है, नेक्स्ट वीडियो में वो ले लूँगा। थैंक यू दोस्तों, और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।